नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से ओवैसी पहुंचे हैं, जब से सियासी भूचाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और ओवैसी में कहीं ना कहीं हाथापाई की नौबत तक आ गई है। सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोटर किसकी तरफ शिफ्ट होगा। बात बीजेपी की करें तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को भेजा है समाजवादी पार्टी के गढ़ में और बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, स्वागत कर लेते हैं। निखिल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल खत्री साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है निखिल साहब आपका। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अकील अहमद साहब है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अविरल साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। आप बीजेपी से, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं राम जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत आपसे करना हूं, क्योंकि पार्टियों ने बयान दिया और अब किस तरीके से पलटवार आ रहा है वो अपने दर्शकों को हम बता चुके हैं। पार्टियों से सवाल मैं जरूर लूंगा, लेकिन विश्लेषण एक करिएगा, क्योंकि ओवैसी 3 दिन पहले वहां पहुंचते हैं बहराइच के अंदर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के गढ़ के अंदर। आपको लगता है कि क्या ओवैसी साहब जब पहुंचे हैं तो समाजवादी पार्टी का ही नुकसान है और किसी का नहीं होगा? जल्दी से राम जी। देखिए हर्ष जी, ये एक बड़ी मजेदार कहानी है। वो कहानी ये है कि जब से भारत में मतदान शुरू हुए तब से लेके आज तक उसका जो पैटर्न है, राजनीतिक पार्टियां उसमें बड़ा तेजी से बदलाव करती चली जा रही हैं। एक जमाना था राष्ट्रहित और अंग्रेजों के प्रति गुस्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरा पहल जब आया, देश के विकास की बातें चलने लगी, रोजगारी की बातें चलने लगी, रोटी रोजी और मकान ये नारे लगा करते थे। और फिर देखते देखते हमने युद्ध देखे, और आज की तारीख में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से कुर्सी पर बैठना। और इम्पोर्टेंट चीज ये हो गई है क्योंकि उनके कुर्सी पर बैठने पर कुछ प्रांतों में खास करके ये हुआ है कि उन्होंने वोट को हड़पने के लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों को, वो चाहे नैतिकता के आधार पर हो या अनैतिकता के आधार पर हो, चाहे वो बंदूक की गोलियों के आधार पर हो या जो है गुंडागिर्दी के आधार पर हो, वोट बटोरने के लिए, बूथ कैप्चर करने के लिए उन्होंने अपने हथकंडे अपनाए। अब धीरे धीरे आज की स्थिति में बूथ कैप्चर करना तो बहुत असंभव है, वोट चोरी करना असंभव है। अब उन्होंने नया हथकंडा धार्मिक उसका अपनाया है, और जो धार्मिक लोगों को अपनी तरफ कर लेगा उसे ऐसी गलतफहमी है कि वो गद्दी पा लेगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ जो मतदाता हैं उनमें जो करीब करीब 40% आपके 18 साल से लेकर 21 साल से लेकर और वो आपके 40-45 साल तक नवयुवक हैं, उनके विचार बहुत सुथरे हुए हैं, साफ सुथरे हैं। नहीं राम जी, क्या मैं ये समझूं कि धार्मिक आधार पर ही वोट बटोरे जाएंगे और वैसे साहब मुसलमानों के वोट बैंक हासिल करेंगे? देखिए, आज की तारीख में तो एक चीज स्पष्ट है, जो देश हित में काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो चाहे किसी भी पंथ का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े बड़े आरोप लगा रही है। देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है ना, और ओवैसी साहब की तो अपनी एक पार्टी है, वो तो आपको याद होगा, AIMIM, और वो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उससे आपको क्या बौखलाहट है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों के साथ आपने इतना भेदभाव किया, मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए आपने छोड़ दिया। तो सवाल तो समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा कि क्या मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, इसलिए ओवैसी को मैदान में उतरना पड़ा? हर्ष भाई, अगर व्यक्ति कोई बात बोलता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वो बात अपने ऊपर अमल करनी चाहिए। और जो शख्सियत जो खुद ही दरी बिछवाता है, बताइए वो ये बात बोल रहा है। और मैंने बात ये आंकड़ों के साथ बोली है। तेलंगाना में जैसे अमीम पार्टी आती है, हालांकि 1927 से बनी पार्टी, 98 साल हो गए अभी तक पार्टी को बने हुए। अभी तक तेलंगाना में जब से 2014 से चुनाव होने लग रहे हैं, हम सबको भली भांति पता है, 119 वाली तेलंगाना विधानसभा में हर्ष भाई 7 विधायकों से ज्यादा कभी अमीम पार्टी के नहीं आए हैं। और वहां पर अगर हम अमीम पार्टी अगर फिर भी बोले कि भाई हमारी मुस्लिम बहुल सीटों की आप बात करिए, तो मुस्लिम बहुल सीटें कम से कम तेलंगाना में 20 है, 20 है, और वहां भी वो 50% भी सीट नहीं ला पाती है। तो वो किनके हितैषी बन रहे हैं?
वो खुद की टेस्ट ही नहीं है, बताइए, और वो जनता को परगलाने के लिए ऐसी बात बोलते हैं। जब से वो बहराइच आए हैं, जब से बताइए उन्होंने क्या माहौल खराब किया नहीं किया, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। और ऐसे बयान देते हैं, खुद ही किसी को प्रत्याशी बना देते हैं। और अगर अमीन पाटिल कोई भी नहीं, तो मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि उनके जो इतने बड़े नेता है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, असीम वकार साहब बहराइच में क्यों नहीं आए? और सुनने में आ रहा है कि आजकल असीम वकार साहब की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की, दोनों की आपस में मिलीभगत नहीं बन पा रही है। इस मारे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनकी पार्टी के 2 फाड़ होने वाले हैं। तो ये तो बात अमीम अपनी सोचे। पर अगर बातें अगर कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव की तो है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आकर क्या करेंगे? क्यों हमारे यहाँ पे गाजियाबाद में कहावत है, अभी कड्डी बिगाड़, तो क्यों वो कड्डी बिगाड़ बनने का काम कर रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में आज तक वो कभी 19 के चुनाव में 2 लोकसभा सांसद आए थे, उसके बाद 24 में 1 सांसद आया, तो कम से कम अपनी पार्टी में फोकस करें। उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? 38 सीटों पर 17 में लड़े, 96 सीटों पर 2022 में लड़े, कोई सफलता हासिल नहीं और कोई कुछ नहीं। ऊपर से हर्ष भाई एक बयान और देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की ना बुलडोजर और ना एनकाउंटर में किसी डरता नहीं हूं मैं। वो सी नहीं डरते हैं, ना वो किसी बुलडोजर से डरते हैं, ना किसी एनकाउंटर से डरते हैं। दिक्कत ये है ना कि बहराइच आने से आपको क्या दिक्कत हो गई? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात वो खुद ही समझ रहे हैं भाई, कौन बोलता है ये? खुद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो असदुद्दीन ओवैसी जी को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। इसको छोड़कर ये इसके साथ ये तात्पर्य होना चाहिए। और अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो वो किनकी वोट काटेंगे? तो हम सब पर लागू बातें हैं। ठीक है निखिल साहब सुनिएगा। तो देखिए, ओवैसी साहब बहराइच में जाते हैं, समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाते हैं, तभी आपको दिक्कत होती है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर विपक्षी पार्टी का बात करें तो ओवैसी के साथ पहले समाजवादी पार्टी समर्थन कर चुकी है, चाहे महिला आरक्षण बिल पर हो या फिर कई मुद्दों पर हो। तो क्या ऐसी ओछी राजनीति आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं कि ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डर है? आप ये भी तो कह सकते थे कि चलिए ओवैसी के साथ हम गठबंधन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तो विपक्ष में ही है ना आप लोग भी, निखिल साहब। हर्ष भाई, गठबंधन की बात तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। और हमारा तो गठबंधन बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, इनके 2 साथी ठगबंधन करे बैठे हैं। और जो इनके ठगबंधन के साथी है डॉक्टर संजय निषाद जी ने, उन्होंने क्या अभी सरकार की आलोचना नहीं की है? राजभर जी है, वो क्या भी सरकार की आलोचना नहीं करते? तो कम से कम अपने ठगबंधन को देखिए। जयंत चौधरी जी को देख लो, क्या वो एक समय पर सरकार की इतनी आलोचना नहीं करते थे? तो बात अगर इस पर नहीं है तो बात हमें इस पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप बात ओवैसी साहब पर आए, तो ओवैसी जी को तो एक बात समझनी चाहिए कि पहले वो अपने प्रदेश में जाकर अपना संगठन खड़ा करें। उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हैं? मतलब कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना। बिहार के अंदर पूरा सीमांचल उनका हो गया है, आप उनके संगठन की बात कर रहे हैं। कहाँ है तेलंगाना में जो अपने हितैषी नहीं बन पा रहे, अपने समाज के हितैषी नहीं बन पा रहे हैं, और जो समाज में नहीं आ रहा। बिहार के सीमांचल के अंदर उनके विधायक बैठे हैं, वो अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का संगठन ही मजबूत नहीं है, ये तो पूरी तरीके से निराधार है। ठीक है अकील साहब, मैं आपके पास आऊं, बस 1 मिनट रुकिएगा। अकील साहब, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके साथ। माफी चाहता हूं, राम जी से एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं। राम जी, क्या निखिल साहब सही कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, डर तो है निखिल साहब को भी, लेकिन खुलकर वो कहेंगे नहीं। सीमांचल में तो देखिए ना, ओवैसी ने तो कमाल कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में इसी का डर है और इसी वजह से निखिल साहब ही क्या कमाल कर दिया? पहले भी उनकी 5 सीटें थी, पहले 5 सीटें थी बिहार में, और अब भी उनकी 5 सीटें हैं। क्या कमाल किया? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या पहले बिहार चुनाव में क्या उनकी पहले 5 सीटें नहीं थी और अभी भी उनकी 5 सीटें आई हैं? तो क्या कमाल कर दी है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। निखिल साहब, दूसरों को भी मौका दीजिए। ठीक है राम जी। देखिएगा, ओवैसी साहब की जो एंट्री वहां हुई है, वो ये मानकर चलिए कि किसी जगह कहीं किसी डकैतों ने माल लूटा है और छोड़कर चले गए हैं, वो उसको बटोरने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय जो समाजवादी पार्टी ने एकमात्र कब्जा कर रखा था, ऐसा उनको गलतफहमी थी। कुछ कब्जा जो है कांग्रेस ने भी कर रखा था, वो सब जो है बीजेपी के विरुद्ध है। इसलिए उन वोटों को बटोर कर वो अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए तैयार है। वो कहते भी हैं, निश्चित रूप से उनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से अधिकांश की जमानत जब्त होगी, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन फायदा किसको होगा? फायदा क्या कांग्रेस को होगा, क्या समाजवादी पार्टी को होगा? समाजवादी पार्टी को मेरे विचार में तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज का जो मतदाता है उसका जरा आप गणित तो देखिए, समझिए। उसमें जो जवान बच्चे हैं, यंग ब्लड है,
और यंग ब्लड क्या चाहता है? विकास चाहता है, नौकरियां चाहता है, अवसर चाहता है। और यूपी में जिस तरह से एक तरह से कायाकल्प हुआ है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आज देखिए वहां माने गरीबी का जो स्तर है, आज हर झोंपड़े में, हर छोटे छोटे गांव में आप जाकर देखिए, मैंने देखा है वहां पर जो है शौचालय बन गए हैं, महिलाओं के लिए रोजगार मिल रहे हैं, राष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां आ रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। ये सब क्या अनदेखे चले जाएंगे? इससे कौन प्रभावित होगा? बाकी की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अगर विकास और देश की रक्षा के प्रति अपने आप को फोकस करेंगी तो ही उनको कुछ वहां लाभ मिलेगा। अन्यथा आज की तारीख में तो मतदाता, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, अपना अंदाज है और मेरा विचार है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास, देश की रक्षा और सुअवसर देखेगा। आज गरीबी की रेखा से ऊपर लोग उठ रहे हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। एक जमाना था जब 80 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 110 रुपए का भी अगर पेट्रोल मिल रहा है तो आपके सड़कों पर भीड़ कोई कम नहीं हुई है। निश्चित रूप से महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, उस तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ती चली जा रही है। यानी आप ही कह रहे हैं, ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो होगा लेकिन जनता अहम मुद्दों पर वोट डालेगी। हाँ, चलिए ठीक है। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अकील साहब, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना, राम जी को भी सुना, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ही जवाब दीजिएगा। हालांकि आप सपा समर्थक भी हैं, ये बात भी मैं जानता हूं, लेकिन क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप देखिए, मुसलमान वोट बैंक का अगर जिक्र करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में दिया है। हम बार बार कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है। अब बसपा की बात की जाए, चंद्रशेखर रावण की बात की जाए, ओवैसी साहब की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान देखते हैं आप, अकील साहब? देखिए, ओवैसी साहब जितनी ज्यादा फील्ड पे मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा फील्ड पे प्रचार करेंगे, उतना जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, और जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को भी मिलेगा और समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान कम मिलेगा और बसपा को इसका नुकसान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोटर्स है वो एक्साइज होकर सपा के साथ पहले से भी रहा है, और वो बड़ी उन वोटरों को, जो मुस्लिम अच्छे वोटर्स हैं, उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। और जो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है, जो बसपा के साथ में है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बसपा का जो वोट होगा वो कटने की संभावना ज्यादा है, कि वो ऐसे लोग होंगे जो सपा से मजबूत नहीं है, वो जो है वो AIM के साथ चले जाएंगे, ओवैसी के साथ चले जाएंगे। तो इससे जो नुकसान होगा वो जो है नुकसान बसपा का ज्यादा होगा, समाजवादी पार्टी नुकसान कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम के जो इलाके हैं जैसे सहारनपुर हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बिजनौर हो गया, तो यहाँ पे 50% आबादी मुस्लिम्स की, और वो निर्णायक वोट होता है समाजवादी पार्टी का, कि जिसके साथ भी मुस्लिम वो एक साथ जाते हैं। यानी तो वो साहब, आप ही कह रहे हैं कि विपक्ष की आपसी लड़ाई में बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्लियर कट यही बात है। अफजल साहब, सवाल यह है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब को बताया गया है, निखिल साहब भी ये कह रहे हैं, पूरी समाजवादी पार्टी कह रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कहते हैं ना कि एक चुनौती दी है ओवैसी साहब को कि जाइए और मुसलमान वोट बैंक को तोड़ दीजिए, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बी पार्टी है ओवैसी साहब आपकी? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ओवैसी साहब को किसी की ए टीम किसी की बी टीम कुछ नहीं मानता हूं, क्योंकि ओवैसी साहब जैसे बयान देते हैं वो पूर्ण रूप से उलझुल बयान देने का काम करते हैं। उनके जो नेता हैं वो भी ऐसे ही बयान देते हैं, और बांटो और राज करो टाइप का उनका लक्ष्य रहता है। और हमेशा वो अगर हैं तो खाली एक सीट तक सीमित हैं, या वो उधर इम्तियाज जलील साहब है, वो औरंगाबाद तक चले गए थे, तो 1-2 सीट तक ये लोग सीमित हैं। उसके बाद जनता ने इन्हें जवाब दे दिया, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है, और जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। ये 15 मिनट वाला बयान किसने दिया था? तो ये ऐसे बयान अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर कानूनी हैं, अलोकतांत्रिक हैं और आपराधिक एक तरीके से बयान है। जो वो 15 मिनट वाला बयान आया था और वो अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने दिया था, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनता का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव
और एक नुमाइंदा जो जनता के द्वारा इलेक्ट किया गया है वो अगर ऐसे बयानबाजी करता है तो बस मुझे निश्चित रूप से हम सब लोगों को दुख होता, और दुख होना भी स्वाभाविक है, दुखद है। समाजवादी पार्टी को भी क्लियर कीजिएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपकी बी टीम ओवैसी साहब है। हाँ, समाजवादी पार्टी को भी क्लियर करिए, वो कह रहे हैं कि आप बी टीम हैं ओवैसी साहब की। आपने तो ओवैसी साहब पे कमेंट किया, समाजवादी पार्टी को भी क्लियर करिएगा। हमने तो ये बात कभी नहीं बोली जी हर्ष भाई, हमने तो ये बात कभी भाजपा की बी टीम तो हमने कभी अमीम को बोला नहीं, हालांकि वो खुद को अपनी बीजेपी की बी टीम मानते, तो इसमें हम क्या करें। लेकिन जिस तरह से देखिए ओवैसी साहब का जहां तक विषय है तो ओवैसी साहब को हम ए टीम बी टीम बिल्कुल नहीं कह सकते, और हमारी तो अलग आइडियोलॉजी है, हमारी अलग आइडियोलॉजी है, विपक्ष वालों की अपनी अलग आइडियोलॉजी है, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी है, और इसी आइडियोलॉजी पे हम स्टक रहते हैं, पूर्ण रूप से इसी के आधार पर चलते हैं। अब रही बात ओवैसी साहब की, तो जैसे वो बयान देते हैं एकदम चौंकाने वाले होते हैं, अजीब बयान होते हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले बयान होते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करने वाले बयान होते हैं। ठीक है निखिल साहब, हाँ ठीक है अविरल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। निखिल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि मुसलमान वोट बैंक को लेकर आपको घबराहट नहीं है, आप कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान वोट बैंक हमें ही मिलेगा, लेकिन क्या फिर हिंदू वोट बैंक को लेकर घबराहट है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली साहब ये कहते हैं कि हिंदू जहरीले होते हैं, ये बात कही है समाजवादी पार्टी के सांसद ने। तो क्या मुसलमानों का वोट पाकर ही विधानसभा का चुनाव जीतने का प्लान है? हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए आपको? निखिल साहब, सबसे पहले हर्ष जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और हम सभी आपका सम्मान करते हैं, और अगर आपने इस समय बात बोली कि कैसे समाज पार्टी के चुनाव लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सामंतवाद की बात करती है, सामान्यवाद की बात करती है, और इस हमारे समाज में जितने भी तबके हैं सभी को साथ लेने की और साथ चलने की बात करती है। और दूसरी बात, अगर किसी भी एमपी ने, अगर हमारी पार्टी के एमपी ने अगर ऐसी बात बोली है तो हम उस चीज की कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि आपने अगर थोड़ी कम बात बताई हो, आपने पूरी स्टेटमेंट उनकी बताई नहीं, पर अगर स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स में भी कुछ है, मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर कुछ स्टेटमेंट में भी अगर कुछ वर्ड है जो नहीं बोलने चाहिए थे तो उनकी हम निंदा करते हैं। और वो कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के सांसद है, उन्होंने ये बात बोली, पार्टी लाइन नहीं है, उन्होंने अपने किसी निजी कार्यक्रम में बोला कर, पर हम फिर भी एक बात बोलते हैं कि उन्हें इस चीज के प्रति कम से कम हमारा हाईकमान इस चीज के प्रति उनसे संज्ञान लेगा। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों से हमें नहीं भटकना चाहिए। मुद्दा इस समय ये होना चाहिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों तो मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं मुसलमान वोट बैंक और हिंदू वोट की बात कर रहा हूं, मैं भटक ही नहीं रहा हूं, मैं मुसलमान वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक की बात कर रहा हूं। आप ही कह रहे हैं मुद्दों को भटकाया जा रहा है। हिंदू वोटर के लिए अखिलेश यादव खुलकर कब बोलेंगे? अखिलेश यादव ये तो कह देते हैं कि भैया राम मंदिर दान चोरी मामले में जो कुछ हो रही है वो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान है, लेकिन अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं जाते। तो क्लियर करिए ना, आप मुसलमानों के हैं या फिर हिंदू के? बीजेपी तो कह रही है कि हम हिंदू के हैं, आप क्लियर करिए। मुझे नहीं हर्ष भाई, बात आपकी क्लियर नहीं है, आप आधी चीजें पढ़कर आते हैं। अगर आपने माननीय अखिलेश जी स्टेटमेंट पढ़ी तो उन्होंने बोला था भाई जब हमारा मंदिर इटावा का मंदिर जब बन जाएगा तो जब हम दर्शन करने जाएंगे। उनका भी मंदिर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने इटावा का मंदिर बोला था। जब इटावा में जो मंदिर बन जाएगा उसके बाद तो श्री राम जी के दर्शन करने जाएंगे। पूरी चीजें भी पढ़ी हैं। जब अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों को कहा था, जब निमंत्रण दिया जा रहा था, वो बात तो आपको याद होगी, उस वक्त नहीं कहा गया था कि केदारनाथ मंदिर बन जाएगा इटावा का तो हम जाके दर्शन करेंगे। उस वक्त नहीं कहा गया था, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ और उसके बाद लोग जाने लगे। ये अब कहा गया है। तो मैं पूरा पढ़ के आता हूं, आप आधी अधूरी बातें बताते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं राम जी। अखिल साहब बस 1 मिनट में आपके पास आता हूं। राम जी, अभी भारतीय पार्टी राम मंदिर में कर रही है, आपने किसी नेता से पूछा भैया राम मंदिर में क्या, गोबरों में 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपने उसको पूछा? जो भी सांसद मत दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे कोचिंग विवाद बिहार में बड़ा छिड़ा हुआ है, आप मुझे कोचिंग देने लगेंगे तो एक और विवाद हो जाएगा। ठीक है निखिल साहब। राम जी, ठीक है राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी डर रही है? एक तो मुसलमान वोट बैंक को खतरा है, दूसरा अगर हिंदू के बारे में एक तरफा हो गए, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व का तरीका अपनाया जा रहा है कि बैलेंस करें और सत्ता की कुर्सी पालें। अखिलेश माफ करिएगा राम जी। हर्ष जी, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो तरह तरह के विचार आते हैं। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा
कि जिस समय आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसमें लोगों की प्रतिक्रिया ये रही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के प्रति कि जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो देश का सगा क्या हो सकता। आपकी वाणियों में सरलता होनी चाहिए, ठीक है पर निखिल आपकी वाणी साहब, तो निखिल साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल कमेंट मत करिए, पूरी बात को सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। कहा है ये आम लोगों की भावना है और ये भावना की आपको कदर करना चाहिए। इसके पीछे अरे अपनी भैया, कहानी है, अपना इतिहास आपकी है फिक्र राम और मंदिर में निश्चित चोरी रूप करने से में आपकी राजनीतिक भी हिस्सेदारी। चलिए ठीक है, अविरल साहब आप आइएगा। अविरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है चलिए ठीक है, ठीक है। अविरल साहब, क्या निखिल साहब को सच्चाई चुभ रही है? अविरल साहब, हाँ चलिए ठीक है। निखिल साहब एक मिनट, बीजेपी से पूछ लेते हैं ना, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी के लीडर नहीं। अविरल साहब, क्या निखिल साहब को डर लग रहा है? देखिए, जहां तक विषय है, मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन हाँ, और जहां तक राम मंदिर का विषय है तो निश्चित रूप से वो एसआईटी गठित की गई है। जो भी दोषी होंगे, जो अपराधी होंगे, जो क्रिमिनल्स होंगे, जिन्होंने वहां लूटपाट और इस प्रकार का कुछ धंधा अगर किया होगा, जांच में जितने लोगों के नाम सामने आएंगे सबको पकड़ा जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा, कानून के माध्यम से सबको सजा कराई जाएगी। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ होगा उसको भी एक तरीके से ढाया जाएगा, अगर कहीं अवैध निर्माण होगा, गैर कानूनी जमीन कब्जाई होगी, उसको भी हटा दिया जाएगा। और चाहे कोई किसी पार्टी का हो, मेरा तो स्पष्ट हमारा मानना है, अपराधी अपराधी है। अपराधी का कोई जात, धर्म, भाषा या एक प्रकार से उसकी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती, या वो किसी पर्टिकुलर जिले से सारे अपराधी आते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कोई भी अपराधी हो, कोई भी क्रिमिनल हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी की सरकार, हमारी सरकार इसी मंशा को रखती है, हमारा स्पष्ट मानना है। नंबर 2, जहां तक विषय मंदिर का, अब अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य विषय है। अब अखिलेश जी मंदिर बना रहे हैं, वो हमारा भी है, अखिलेश जी का भी है, सबका है। मंदिर में जो भी लोग आस्था रखते हैं, भैया अखिलेश मंदिर में समाजवादी पार्टी मंदिर बना रही है, ये बोले समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी बना रही, बिल्कुल समाजवादी पार्टी बनवा रही है। समाजवादी पार्टी के कोष से, चंदे से, जहां से भी जिस भी प्रकार से बन रहा है, तो बहुत स्वागत योग्य विषय है। अब अविरल साहब, चंदे पर जांच मत बिठवा दीजिएगा, कहीं समाजवादी पार्टी आप पे आरोप लगाने लग जाए कि चंदे पे आप जांच बिठवा। राम मंदिर भी सबका, मंदिर सबके हैं, और हम इस चीज को स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो दर्शन करना चाहे मंदिर में दर्शन करे, भगवान सबके हैं। लेकिन जहां तक जनता का विषय, जनता रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट देती है। जी ठीक है अखिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए आप भी सपा समर्थक ही हैं, लेकिन आप जो सच्चाई बता रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से आईना दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी को रणनीति अब दूसरी बनानी होगी। अगर ओवैसी साहब आए भी हैं, मैदान में उतर भी रहे हैं, तो आप अपनी ऐसी रणनीति बनाइए ना कि मुसलमान कहीं भटके नहीं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आपने दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर मुसलमानों को भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। अखिल साहब, देखिए, निश्चित तौर पर ओवैसी साहब की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस तो समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी होगा। और जितनी भी बयानबाजी ओवैसी साहब की तरफ से आती है, जो भी बयानबाजी ओवैसी साहब करते हैं, सरकार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इनको छूट कौन देता है? क्योंकि जो सरकार है वो सरकारी छूट देती है, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब को पूरी तरीके से छूट देती है, जिसका उनको फायदा भी मिलता है। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, चाहे जितनी बयानबाजी करें कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन सिर्फ अपराधियों की बात की जाएगी। आपने सपा का समर्थन दिखा ही दिया, सपा का समर्थन आपने दे ही दिया। बिल्कुल, इसी वजह से यही होती है कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब को आगे करके मुस्लिम वोट जो है वो डाइवर्ट कर देती है। संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। हाँ ठीक है अखिल साहब, आपकी बात को मैं नकारता नहीं। निखिल साहब, एक संक्षेप में उत्तर चाहूंगा क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन अगर ओवैसी साहब उतरे हुए हैं तो उसकी काट क्या है? क्या मुसलमान आप ही की पार्टी को वोट देगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में आप ही की पार्टी को वोट दिया गया था, हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान कहीं भटकेगा नहीं, ये कैसे दावा करेंगे आप निखिल साहब? सबसे पहले आपने अगर काट की बात करी, तो काट उनकी होती है जो काट करने के काबिल होते हैं। मतलब कि ये ऐसी बात मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए, पर बात ये होनी चाहिए कि ओवैसी साहब क्यों, हम समझ नहीं पा रहे। उनका खुद का घर कमजोर है, तेलंगाना में उनकी पार्टी इतनी कमजोर है, और वो आकर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना एक गलियारा
सेट करने में लगे हैं। तो ओवैसी साहब की जो जितने भी बातें आज तक साहब, अभी एक साथी ने यही बहुत तो अच्छी दिक्कत बात है ना, बोली है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझना होगा। तो हाँ, कार्रवाई नहीं निखिल हुई साहब, है। आपको समझना होगा कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप ही कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तेलंगाना में तो पार्टी कमजोर है लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों उतर रही है, समझिए ना। और बार बार अकील अहमद साहब तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नुकसान होगा भाई, इसलिए आप कंफ्यूजन में हैं। उन्हें वोट नहीं करता तेलंगाना में, उन्हें प्यार नहीं करता तेलंगाना में, इस मारे उत्तर प्रदेश भाग कर आ रहे हैं। अरे भैया, इनकी तो साथ हो जाएगा खाली खाली हैदराबाद शहर में भी जाएगा, हैदराबाद के बाहर ही कोई इन्हें जानता भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इनके आपने भाषण सुने, कैसे भाषण देते हैं, और अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा क्या समझते हैं। अरे भैया, इनका संगठन जीरो पर है उत्तर प्रदेश में, कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है। जो भाषा कार्यकारिणी की है मर्यादा हर कोई रखे, ये हम भी चाहते हैं, और आप भी भाषा की मर्यादा डिबेट में रखे, ये भी हम चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। अखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, फिर मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। बात पता की हो रही थी ओवैसी की एंट्री पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा, और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।